हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि आरबीआई असिस्टेंट 2023 की नोटिफिकेशन बस आने ही वाली है। और अगर ऐसी बात है तो हमें हमारी प्रिपरेशन को जल्दी से स्टार्ट करना होगा। आप ये नहीं सोच के चल सकते कि नोटिफिकेशन आएगी फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत थॉट है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन को वेल इन टाइम आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आपका नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बीच में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो बहुत कम है, और वो दिन सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो जब आपको पता है कि नोटिफिकेशन इस मंथ में आने वाली है तो आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में आपके जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो कि प्री एग्जाम में आएंगे, और मेंस में आपके रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश रिपीट होंगे। एंड उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाएंगे मेंस एग्जाम में, जो कि आपका एक तो होगा कंप्यूटर का और दूसरा होगा करंट अफेयर्स, या जिसको आप जर्नल अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, तो वो टाइम सफिशिएंट नहीं होगा ये सब कुछ कवर करने के लिए। तो आज से, अभी से आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबके माइंड में एक सवाल आता है कि सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। क्योंकि जो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो कई स्टूडेंट्स तो यही नहीं समझ पाते कि प्री में कौन से टॉपिक आने और मेंस में कौन से टॉपिक आने हैं। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट की वेटेज क्या है। रीजनिंग सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, और साथ साथ कितने क्वेश्चंस आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के आने हैं आपके ओवरऑल पेपर में। तो आपका जो प्री एग्जाम है, जो कि आपका 100 क्वेश्चंस का होगा, उन 100 सवालों में से 35 सवाल आपके रीजनिंग के होंगे। और इसी तरह से मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस जिसके 200 क्वेश्चन है, उन 200 में से 40 सवाल आपके रीजनिंग के होंगे। तो अच्छी खासी वेटेज है इस सब्जेक्ट की, और इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, आपका जो प्री एग्जाम होगा, जिसको आपने क्वालिफाई करना है, जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है, ओके। तो आपको इस क्वालिफाइंग पेपर में जो टॉपिक्स आएंगे उनका नाम है इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट नंबर एंड रैंकिंग, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ये सारे टॉपिक्स है जो कि आपके प्री एग्जाम्स के पेपर में आएंगे। अब ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो देखो, आपके प्री एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो है इजी टू मॉडरेट। ओके, बहुत इजी तो मत मान के चलना कि बहुत आसान आएगा, ऐसा नहीं है। आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में डिफिकल्टी लेवल रहेगा, जिसमें कि अगर आपने वेल इन टाइम आपने अच्छे खासे मॉक टेस्ट, खूब सारी प्रैक्टिस, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 35 में से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं प्री एग्जाम में। ओके, आपको रीजनिंग के सेक्शन के लिए इन 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ 20 मिनट्स का है। तो जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है वो 20 मिनट में इन 35 सवालों को कर पाते हैं, क्योंकि प्री का डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। अब स्टूडेंट्स, आपका जब रीजनिंग का सेक्शन अनलॉक होता है ना, वहां पे आपके जो ये टॉपिक्स है उनको मैं 2 पार्ट्स में बांटना चाहूंगी। जो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं, इसके ऊपर जो आपके टॉपिक्स है, यानी कि इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट नंबर एंड रैंकिंग एंड सिलोगिज्म, ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपके फटाफट होते हैं। ओके, तो आपने जब रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, आपने पहले इन्हीं टॉपिक्स को करना है। ओके, एंड देन उसके बाद जब ये हो जाएंगे ना, आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट हो गया है, उसके बाद आपने जाना है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के लिए। उसके बाद आपने ये 2 टॉपिक्स की तरफ बढ़ना है, जिनका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा है पजल्स। ओके, तो अब आप एक चीज देखो कि इनइक्वालिटी,
के टोटल 5 सवाल आपके प्री में आते हैं। ये कौन सा चैप्टर है? ये वो चैप्टर है जिसमें आपने देखा होगा कि ग्रेटर का साइन, स्मॉलर का साइन, आपको बोलेगा ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज स्मॉलर देन सी, ऐसे कुछ आपको रिलेशंस दिए होंगे और फिर आपको बताएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटीज में, जिसमें कि हमें वेरिएबल्स के कंपैरिजन को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, देन आपका अगला जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के आपके अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 सवाल आते हैं आपके ब्लड रिलेशन के। ओके, तो ये आपका बहुत बेसिक सा होता है, जिसका आपका एक डायग्राम बनाना होता है। आपको बोलेगा कि एक फैमिली है जिसमें कि 6 लोग हैं। ओके, एक फैमिली में 6 लोग हैं, उन 6 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी होगी कि इन 6 लोगों ने मतलब कोई इंफॉर्मेशन में, जैसे कि ये इसका फादर है, ये इसकी मदर है, ये इसकी डॉटर है, ये इससे मैरिड है, वो सारी इंफॉर्मेशन से आपने एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और आपको 2-2 के बारे में रिलेशन पूछा जाएगा कि बताइए ए एस से कैसे रिलेटेड है, एफ एल से कैसे रिलेटेड है। इस तरह के सवाल आपके ब्लड रिलेशन से आते हैं। देन आपका है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के आपके 2 से 3 सवाल अगेन, जिसमें कि आप डायरेक्शंस में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको बोलेगा, एक जर्नी बताएगा कि एक पर्सन है, वो एक पॉइंट से चला, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इतने किलोमीटर चला, लेफ्ट टर्न लिया, इतना किलोमीटर चला, राइट टर्न लिया, इतना किलोमीटर चला, तो पूरी एक जर्नी बताई होगी। और फिर उसमें आपसे या तो डिस्टेंस पूछ लेगा या फिर आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी। और जो बहुत कॉमन टाइप है डायरेक्शंस की, वो है कि जिसमें आपको ना एक साथ 8 या 9 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और फिर डिफाइन किया जाता है कि ये इसके नॉर्थ में है, ये इसके साउथ में है, ये इसके ईस्ट में है, ये इसके वेस्ट में है। ओके, तो वो एक पूरा डायग्राम, इलैबोरेटेड डायग्राम आपका बनता है और उसको देख के आपने 2-2 पॉइंट्स की रेफरेंस में कुछ ना कुछ पूछा होगा, वो आपने आंसर करना है। तो मतलब ये इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये ऐसे चैप्टर्स है जो आप समझ भी बहुत जल्दी लेते हैं और बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है और पेपर में आपके लिए स्कोरिंग भी बहुत रहते हैं। उसके बाद आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें बहुत ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। एक टाइप नहीं, बहुत सारी टाइप्स है। 1 मार्कर्स भी है, 5 क्वेश्चन का सेट भी आ सकता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो आपके मतलब आप लगा लो 3 to 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के एक्सपेक्टेड होते हैं। ओके, देन आपका अल्फाबेट, नंबर एंड रैंकिंग, जिसमें कि आपके प्रीसीडेड, सक्सीडेड, फॉलोड, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और ये सारे जो है ये आपके एक मतलब आपके पेपर में ना इसके 10-10 सवाल भी आ रखे हैं। मतलब अगर इसके 10 सवाल आ गए, मतलब आपको मैं रेंज बता देती हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन की रेंज में आते हैं। और अगर इसमें से 10 सवाल आ गए ना, फिर या तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा या ब्लड रिलेशन का नहीं मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं कट शॉर्ट होगा, अप एंड डाउन होगा। ठीक है, सिलॉगिज्म के भी आपके आते हैं तो 5 सवाल आ जाते हैं, 3 से 5 सवाल आपके सिलॉगिज्म के भी आते हैं। अब ये वो टॉपिक्स है जो आप देखो 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में से ये टॉपिक्स जो है जो मैं आपको अभी हाईलाइट किए हैं, ये सारे टॉपिक आपके 7 से 8 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। 7 to 8 मिनट्स में आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। और जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि इसका लेवल जो है वो भी इस तरह का होता है कि आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद जो आपके 12 मिनट बचे, क्योंकि 20 मिनट में से अगर आपने 8 मिनट इनको सॉल्व करने में लगा दिए, तो बाकी जो आपके 12 मिनट बच रहे हैं, वो 12 मिनट आप सिटिंग और पजल को दे सकते हो। तो इसके लिए आपको 10 से 12 मिनट मिल जाते हैं। सिटिंग और पजल के लिए आपको 10 से 12 मिनट मिल जाएंगे। ओके, और ये स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप सारे 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको वेटेज बताऊं सिटिंग और पजल की, तो सिटिंग और पजल की टोटल वेटेज क्या है? 15 to 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 सवाल। तो 15 से 20 सवाल, 35 में से आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले सिटिंग और पजल ही कर लेंगे। देखो काउंटिंग में ये 2 चैप्टर है, पर करने में ये बाकी सबसे भी ऊपर है। ठीक है, काउंटिंग में ऐसे देखे लगता है 2 ही तो चैप्टर है, ये पहले कर लेंगे, 20 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, है ना। बट आप एक चीज देखो कि ये जो ऊपर वाले टॉपिक है ना, वो इन 2 चैप्टर से भी कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं।
ओके तो इसीलिए ये आपको मैं पूरा तरीका बता रही हूं कि आप किस तरह से सारे 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इन टॉपिक्स के। ओके तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर योर प्री एग्जामिनेशन, राइट। और आप एक चीज देखिए कि अगर आपके 15 से 20 सवाल पजल्स और सिटिंग के हैं तो बाकी के आपके जो 10 से 15 नंबर बचते हैं वो इन टॉपिक्स के बचते हैं। और आपको ये भी पता है कि शिफ्ट में पेपर होता है, शिफ्ट्स होती है। शिफ्ट 1 में पेपर सुबह एक शिफ्ट होगी, फिर एक सेकंड शिफ्ट होगी जो अराउंड 11-12 होती है, फिर थर्ड शिफ्ट होती है 1-2 बजे, फिर चौथी शिफ्ट होती है 3-4 बजे। और एक दिन में भी नहीं, 2-3 या 4 दिनों में आपके ये पेपर होते हैं, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो क्या हर पेपर में पैटर्न सेम रहता है? तो देखिए 35 क्वेश्चंस में से ना 25 क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहता है। पैटर्न मींस कि अगर आपकी एक शिफ्ट में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया तो चारों शिफ्ट में इनइक्वालिटी का आएगा, है ना। ये पैटर्न तो सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम नहीं होता, बट हाँ जो क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ रहा है बाकियों में भी आ रहा है। बट आपके 35 में से 5 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जो रोटेशन में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि किसी एक शिफ्ट में उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग दे दिया, अगली शिफ्ट में उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग की जगह सिलोगिज्म दे दिया, उससे अगली शिफ्ट में उन्होंने सिलोगिज्म की जगह इनइक्वालिटीज दे दिया। तो अल्टीमेटली इन्हीं चैप्टर्स के बीच में रोटेशन होती रहती है और आपकी शिफ्ट में पेपर आते रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता इन शिफ्ट्स में, बट हाँ पूरी तरह से सिमिलर पैटर्न भी नहीं होता इन सारे शिफ्ट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है कि प्री एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, प्री एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है और प्री एग्जाम में रीजनिंग में अगर आपको 100% अटेम्प्ट करना है तो किस तरह से आपको चीजों को स्टार्ट करना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी मेंस एग्जाम के बारे में। देखो मेंस एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका इनइक्वालिटीज का टॉपिक, ब्लड रिलेशन का टॉपिक, डायरेक्शंस का टॉपिक, सिलोगिज्म, अल्फाबेट्स, नंबर एंड रैंकिंग, ओके सिलोगिज्म तो हो चुका है, पजल्स एंड सिटिंग, ओके एंड पजल्स एंड सिटिंग्स, ये टॉपिक्स तो आपके प्री में भी थे, तो क्या ये मेंस में फिर से आएंगे? बिल्कुल आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्री में इन्हीं टॉपिक्स का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है, पर मेंस में इन्हीं का डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई हो जाएगा। ओके तो सिलेबस जो है प्री और मेन का अलग नहीं है, वही टॉपिक्स आपके प्री में है, वही टॉपिक आपके मेंस में है। मेंस में कुछ 2-3 टॉपिक्स है जो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल सिलेबस अगर हम देखें तो प्री और मेंस का सिलेबस, मतलब अगर मैं टॉपिक का नाम की बात करूं ना तो टॉपिक वही है जो प्री में आना है, वही टॉपिक मेंस में आना है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो ब्लड रिलेशन का प्री में थोड़ा इजी सा क्वेश्चन आ रहा है, मॉडरेट सा आ रहा है, पर मेंस में वो बड़ी बड़ी इक्वेशंस बना के दे देंगे आपको ब्लड रिलेशन की, और मतलब इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस की अच्छा खासा टाइम आपको लगेगा सॉल्व करने में, है ना। कोडेड फॉर्मेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ना ये आप हाईएस्ट लेवल तक प्रिपेयर करिए ताकि आपका प्री और मेंस दोनों का लेवल कवर हो जाए। बट मेंस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जैसे कि इनपुट आउटपुट। आपका जो इनपुट आउटपुट है वो आता है एक आपका मेंस में, डाटा सफिशिएंसी आता है मेंस में, और क्रिटिकल रीजनिंग आता है। इनपुट आउटपुट जो है इसके भी आपके 5 सवाल मतलब आते हैं, तो पूरा 5 का सेट होगा, ओके 5 क्वेश्चंस का सेट होता है आपका इनपुट आउटपुट का। डाटा सफिशिएंसी में भी वो आपको दे देते हैं। डाटा सफिशिएंसी में ना बाकी सारे चैप्टर्स होते हैं कि आपको कहेगा ये मत बताओ कि आंसर क्या है, वो कहेगा कि बताइए किस स्टेटमेंट का डाटा सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो वहां पे आंसर मार्किंग का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जबकि डाटा सफिशिएंसी रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग पे ही बेस्ड है। और क्रिटिकल रीजनिंग होती है जिसमें कि एजम्पशंस होती है, कंक्लूजन्स होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो मेंस में आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन ही बड़े हैं एक तरह से, है ना। बट ये 40 क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपका मॉडरेट टू हाई हो जाता है। और मैं यहाँ आपको नहीं बोलूंगी कि 100% अटेम्प्ट हो सकता है। ऑनेस्टली 100% अटेम्प्ट आपके मेंस के लेवल में नहीं होता, प्री में पॉसिबल है, ठीक है। बट मॉडरेट टू हाई लेवल का भी अगर क्वेश्चन आना है, वो किस तरह से हाई लेवल करते हैं? एक तो वो ना इन चैप्टर्स में ना कोडेड वाले क्वेश्चन बहुत कर देते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटीज के चैप्टर में भी आपकी कोडेड इनइक्वालिटी होती है, ब्लड रिलेशन में भी कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शंस में भी कोडेड डायरेक्शंस होती है, सिलोगिज्म में भी कोडेड फॉर्म में है ना। तो ये कोडेड फॉर्म में
जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और तभी वो मेंस में ज्यादा आते हैं। प्री में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लस कई बार ना वो एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 5 क्वेश्चन का सेट ना न्यू क्वेश्चन होता है जो आपको यही नहीं समझ आता किस चैप्टर का है, तो कई बार वो भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि अगर ज्यादा वेटेज आपकी किसी चैप्टर की रहेगी तो वो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स ही आपके मेंस में भी। तो प्री में भी ज्यादा सवाल आपके पजल और सिटिंग के आते हैं और मेंस में भी आपके ज्यादा सवाल जो है वो पजल्स और सिटिंग के आते हैं। प्री की पजल्स और सिटिंग जो है वो थोड़ी इजी लेवल की है, मेंस की पजल और सिटिंग जो है वो आपकी अच्छे खासे लेवल की है कि बहुत बढ़िया से टाइम लगने वाला है इनको सॉल्व करने में। बट अगर आप बहुत ही मतलब कम प्रैक्टिस करके इस पेपर को दे रहे हैं तो शायद से प्री क्वालिफाई हो भी जाए, पर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा अगर आपने ढंग से मॉक टेस्ट नहीं दिए, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, खूब सारे मॉक टेस्ट करना, ये बहुत जरूरी है अगर आप मेंस के पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सो आई होप आपके मन में सिलेबस को लेके जो जो कंफ्यूजन्स थी वो सारी क्लियर हो गई होगी कि प्री और मेंस का सिलेबस डिफरेंट नहीं है। रीजनिंग सब्जेक्ट में सेम सिलेबस है, सिर्फ डिफरेंस आता है डिफिकल्टी लेवल का। ओके, सो लास्ट में मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि हम यानी सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज जो है आरबीआई असिस्टेंट 2023 के लिए फ्री कोर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट कर रहा है हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें कि हम बेसिक टू एडवांस करवाएंगे और जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 से हम आप सभी के लिए आरबीआई असिस्टेंट 2023 का फ्री कोर्स हमारे चैनल सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स जो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर देने का सोच रहे हैं वो इस फ्री कोर्स का पूरा फायदा उठा सके। और साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आज का सेशन लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि अगर आप आरबीआई या किसी और रेगुलेटरी बॉडी का कोई भी पेपर देने का सोच रहे हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस मिलने वाले हैं। और आरबीआई असिस्टेंट के लिए तो हमने आपके लिए फ्री कोर्स ही अनाउंस कर दिया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।